हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो मेरी किसी अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। हालांकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो का प्रचार और प्रसार किया जाता है, परंतु आज बहुत सारे अभिभावक और बहुत सारे छात्रों के कहने पर इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा बड़ी वीडियो या ज़्यादा लंबा समय मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, क्योंकि योजना के विषय में ज़्यादातर अभिभावकों ज़्यादातर छात्रों को जानकारी है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आज उस योजना से संबंधित, उस कार्य प्रणाली से संबंधित जो सरकार के द्वारा विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए चलाई जा रही है, को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए, आज की जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो विशेष रूप से विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सभी विद्यालयों की। तो सभी विद्यालय आपके क्षेत्र में, आपके आसपास बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे या स्वयं आप जो छात्र हैं, जो जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय की जानकारी आप लोगों को विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो जानकारी है वो किसी विशेष नंबर से होती है, जिस नंबर को हम लोग यूडाइज नंबर कहते हैं। यदि कोई छात्र या कोई अभिभावक चाहता है कि किसी विद्यालय के विषय में जानकारी निकाली जा सके कि क्या ये विद्यालय मान्यता प्राप्त है या इस विद्यालय को मान्यता नहीं है, तो वो कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएगा? तो सरकार के द्वारा जिन जिन विद्यालयों को मान्यताएं दी जाती हैं, उन विद्यालयों को मान्यता का एक क्रमांक दिया जाता है, मान्यता का एक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर के द्वारा उस विशेष विद्यालय की जानकारी प्राप्त हो सके कि इस विद्यालय को मान्यता है। जैसे स्कूल कोड भी कह देते हैं उसे, या मान्यता का क्रमांक या मान्यता का नंबर भी कह देते हैं उसे। परंतु अब सभी विद्यालयों को एक अलग से नंबर, एक अलग से उनकी पहचान दी गई, जिस नंबर को हमने क्या कहा, यूडाइज नंबर कहा गया, जिसमें जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उन सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ये एक यूडाइज नंबर दिया गया। ये यूडाइज नंबर लगभग 11 अंकों का होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर कि ये जो नंबर है, ये जो यूडाइज नंबर है, ये लगभग 11 अंकों का होता है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप डिटेल से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो यूडाइज नंबर है, ये लगभग कितने अंकों का होता है? ये 11 अंकों का होता है। मैं एक यूडाइज नंबर नॉर्मली आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये कोई एक विद्यालय का यूडाइज कोड हो सकता है, जिसमें लगभग 11 अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और एक 11 अंकों का एक यूडाइज कोड जो किसी विशेष विद्यालय को दिया जाता है। विशेष का मेरा मतलब है कि किसी भी स्कूल को जिसको मान्यता है, सरकार के द्वारा मान्यता है, एफिलेटेड है यदि वो विद्यालय, तो उस विद्यालय को एक नंबर दिया जाएगा, एक नंबर अलॉट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूडाइज नंबर कहते हैं। ये यूडाइज क्या है? ये यूडाइज की अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यूडाइज जो नंबर है वो लगभग 11 अंकों का होता है, जो लगभग सभी विद्यालयों को, जिस विद्यालय को मान्यता है, उन विद्यालयों को ये नंबर दिया जाता है। यूडाइज की जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। अब सालों पहले, लगभग अगर मैं डाइस कोड की बात करूँ,
ये डाइस कोड जो मैंने 11 अंकों का लिखा है, लगभग 2012 या 2013 के आसपास से ये यू डाइस कोड का प्रचलन विद्यालयों के लिए हुआ था, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि सभी विद्यालयों को आवश्यकता है कि वो अपने विद्यालय में पढ़ रहे जो छात्र हैं उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचाए, जिससे सरकार उन सभी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का एक डेटा संभाल कर रख ले। तो उसके लिए पहले विद्यालय क्या करते थे कि जो स्कूल क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक या क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक या क्लास फर्स्ट से 8 तक जिस विद्यालय को जिस स्तर की मान्यता थी उस स्तर से, जैसे 6 से 8 तक या 6 से 12 तक जिस विद्यालय को जिस स्तर की मान्यता है उस हिसाब से वो अपने छात्रों का जो डेटा है वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते थे। जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें स्कूल जैसे बच्चे का नाम, फादर नेम या पापा का नाम, इसमें मदर नेम, बच्चे की डीओबी, बच्चे की जाति और बहुत सारी सूचनाएं जो विद्यालय के पास स्वयं के पास भी होती है, और इन सभी सूचनाओं को विद्यालय में उपस्थित एक ऐसा रजिस्टर में लिखकर रखा जाता है, हार्ड कॉपी के रूप में रखा जाता है। लेकिन 12-13 में जब ये योजना लगभग शुरू हुई थी तो उस समय सरकार ने विद्यालय से पूछा कि आपके यहाँ कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, 3 में या 6, 7, 8 में कितने कितने छात्र पढ़ते हैं। तो विद्यालय ने, जैसे मान के चलते हैं कि किसी विद्यालय ने कोई जानकारी दी कि मेरे यहाँ कक्षा 1 में लगभग 50 छात्र पढ़ते हैं। अब इस 50 छात्र को अलग अलग रूप से विभाजित करने की कोशिश की गई कि इन 50 छात्रों में से कितने छात्र बॉयज़ हैं और कितने छात्र गर्ल्स हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब ये बॉयज़ भी, इनकी जो एज है वो बताइए, जितने बॉयज़ पढ़ रहे हैं उन सबकी एज, जितने गर्ल्स पढ़ रही हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी एज कितनी है। तो बच्चों को उम्र के हिसाब से भी विभाजित किया गया, जेंडर के हिसाब से भी विभाजित किया गया, और इसके बाद इन 50 छात्रों एज के साथ साथ इन्हें कास्ट के हिसाब से भी, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से भी विभाजित किया गया, जिसमें ये जितने भी छात्र हैं इन छात्रों को बताया गया कि कितने छात्र जनरल कैटेगरी से हैं, कितने छात्र ओबीसी कैटेगरी से हैं, कितने छात्र एससी कैटेगरी से हैं और कितने छात्र एसटी कैटेगरी से हैं। तो कैटेगरी जो जाति, जो कास्ट कैटेगरी है, उनके हिसाब से भी इन छात्रों को अलग अलग रूप से विभाजित किया गया। तो सरकार विद्यालयों से ये कहना था सरकार का कि आप मुझे अपने विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों की संख्या, उनकी उम्र, उनकी जातीय रूप से और उनकी कैटेगरी रूप से मेरे पास सूचनाएं भेजिए। तो पहले विद्यालय को ज़रूरत थी कि वो विद्यालय एक बड़े फॉर्म पर इन सभी बच्चों की सूचनाएं भरकर और संबंधित विभाग, जो स्थानीय विभाग है शिक्षा का, वहाँ पर जाकर उस सूचना को उपलब्ध कराएं। और सभी विद्यालय लगभग ऐसा करते भी थे। कार्य साल दर साल चलता रहा, लेकिन 2020 में जब नई शिक्षा नीति देश में लागू होने की कोशिश की गई, और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ नई शिक्षा नीति लगभग लागू हो चुकी है, तो उस नई शिक्षा नीति NEP के तहत ये जो यू डाइस है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया। तो अब सरकार क्या कहती है कि भाई मुझे बच्चों के बॉयज़ गर्ल्स मतलब जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, जातिगत रूप से या उनके कैटेगरी रूप से तो जानकारी चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे आपके विद्यालय में पढ़ रहे ये जो 50 छात्र हैं इनके नाम की जानकारी, इनके पापा मम्मी के नाम की जानकारी भी चाहिए। तो अब थोड़ा सा कार्य बढ़ गया, लेकिन कार्य केवल शुरू में बढ़ा। बाद में जब इस काम को कर दिया गया तो सभी विद्यालयों के लिए, सरकार के लिए ये काम बहुत आसान हो गया, जिससे हम लोग जितने भी विद्यालय हैं और उसमें पढ़ रहे जितने भी छात्र हैं उनका जो डेटा है वो डिजिटल रूप में विद्यालय के पास भी उपलब्ध रहेगा, सरकार के पास भी उपलब्ध रहेगा। सरकार को भी पता लगेगा कि हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में या हमारी तहसील में, ब्लॉक में कितने कितने छात्र पढ़ रहे हैं, किस राज्य में कितने जाति के बच्चे कितने हैं,
उनकी उम्र कितनी है, कौन से विद्यालय में कितने छात्र हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी डिजिटल रूप में प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने इस यूडाइज कोड के साथ साथ एक यूडाइज पोर्टल बनाया, जिसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को ये आदेश दिया गया कि आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों का डेटा ऑनलाइन करिए। ठीक है, उस बच्चे का नाम, पापा मम्मी के नाम, उसकी जाति, मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसकी किस कैटेगरी का है, बहुत सारी जानकारी है। और लगभग अगर मैं जानकारी की बात करूं तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। यदि मैं जानकारी की बात करूं तो यूडाइज कोड के अंतर्गत लगभग एक छात्र की 35 एंट्री, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स 35 एंट्री बच्चे की भरी जाती है। किसी भी एक छात्र की बात करें और अगर उस बच्चे की सारी जानकारी हमें यूडाइज पोर्टल पर भरनी है तो यूडाइज पोर्टल पर हमें लगभग एक बच्चे की कितनी एंट्री भरनी होगी, 35 एंट्री भरनी होगी। और इस 35 एंट्री को हम लोग 3 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जीपी, ईपी और एफपी। दरअसल जब हम लोग यूडाइज पोर्टल खोलते हैं, जब विद्यालय अपने इस यूडाइज पोर्टल को खोलता है, ओपन करता है, तो ओपन करने के बाद सरकार के द्वारा ये आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालय अपने यहाँ पढ़ रहे छात्रों की जो एंट्री है वो आप इस यूडाइज पोर्टल पर करिए। तो यूडाइज पोर्टल स्कूल खोलने के लिए अपने विद्यालय का जो यूडाइज कोड है उसका उपयोग करेगा और एक पासवर्ड जो ऑटो जनरेटेड होता है, सिस्टम के द्वारा ऑटो जनरेटेड होता है। सभी विद्यालयों का पासवर्ड अलग अलग होगा, ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो विद्यालय अपना यूडाइज कोड और उसका पासवर्ड डालकर इस यूडाइज पोर्टल को जब ओपन करेगा तो यूडाइज पोर्टल ओपन करने के बाद एक छात्र की लगभग कितनी एंट्री हम लोगों को करनी होगी, 35 एंट्री करनी होगी। 35 एंट्री के लिए उन 35 एंट्री को लगभग 3 फॉर्म में अलग अलग बांटा गया है। जैसे एक जीपी है जिसे हम लोग जनरल प्रोफाइल कहते हैं, जनरल प्रोफाइल, सामान्य प्रोफाइल है ये। एक है ईपी, ये है एनरोलमेंट प्रोफाइल, ये नामांकन, और ये फैसिलिटी प्रोफाइल। लगभग इन तीनों फॉर्म को जब हम लोग भरते हैं तो इन तीनों फॉर्म को भरने के बाद लगभग एंट्री कितनी बैठती है, 35 एंट्री बैठती है। तो इन तीनों एंट्रियों को भरने के बाद विद्यालय बच्चे के डेटा को सेव कर देगा और सेव करने के बाद, सबमिट करने के बाद ये डेटा, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहुंच जाएगी। सरकार इस डेटा का एनालाइज करता है कि क्या विद्यालय के द्वारा जानकारी सही भरी गई है। उनकी जानकारी का जब एनालाइज किया जाता है, जब उस जानकारी को अच्छे तरीके से देख लिया जाता है, तो इन सभी छात्रों को जिन जिन की एंट्री इन 3 फॉर्म के अंतर्गत की गई है, उन सभी छात्रों को एक नंबर निर्धारित किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक नंबर निर्धारित किया जाता है जिसे कहते हैं पेन नंबर। जिसे क्या कहते हैं, पेन नंबर कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, उसे क्या कहते हैं, पेन नंबर। अब ये पेन नंबर क्या है, इतना तो पता लग गया कि यूडाइज कोड क्या है, इतना भी पता लग गया कि उसका पासवर्ड क्या है। बच्चे की एंट्री हम लगभग 3 फॉर्म के अंतर्गत करते हैं। अब ये पेन नंबर क्या है, जब एक छात्र की सारी एंट्री विशेष किसी फॉर्म में, जो हमने बताया था कि ये 3 फॉर्म के अंतर्गत भर दी जाती है, तो सरकार उस डेटा का एनालाइज करने के बाद में सभी छात्रों को एक नंबर निर्धारित करती है, जिस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पेन नंबर कहते हैं। ये पेन नंबर क्या है, ये है परमानेंट एजुकेशन नंबर। कहीं कहीं पर किसी कागज, किसी फॉर्म या ऑनलाइन भी अगर आप इसको देखोगे तो कहीं कहीं पर इस नंबर को पर्सनल एजुकेशन नंबर भी कहा गया है, लिखा हुआ देखा गया है
परंतु यूडाइज कोड जब हम लोग का उपयोग करते हैं और यूडाइज फॉर्म को जब हम लोग खोलते हैं तो जब छात्रों को ये नंबर निर्धारित किया जाता है तो वहाँ पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैन नंबर कहते हैं, परमानेंट एजुकेशन नंबर कहते हैं। और ये नंबर भी लगभग, अगर आप इसके टोटल डिजिट को देखोगे तो लगभग ये नंबर भी 11 अंकों का ही देखने के लिए मिलेगा। ये पैन नंबर कितने अंकों का होता है, 11 अंकों का होता है। तो ये जितने भी छात्र हैं जिनकी एंट्री किसी स्कूल के द्वारा अपने यूडाइज पोर्टल पर की गई है, सरकार के द्वारा उस डेटा का एनालाइज करके सभी बच्चों को एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं पैन नंबर। पैन नंबर का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो कितने अंकों का होता है, 11 अंकों का होता है। अब ये जो डेटा है, ये सारा का सारा डेटा विद्यालय के सिस्टम में, अगर कोई छात्र चाहे तो अपने आधार नंबर के द्वारा अपना पैन नंबर खुद भी जान सकता है, खुद भी चेक कर सकता है। ये पैन नंबर क्या है? इस पैन नंबर के द्वारा अब सरकार के पास उस बच्चे का सारा डेटा अवेलेबल है। तो यदि बच्चे के पास पैन नंबर है तो जितने भी छात्र हैं विद्यालय में पढ़ने वाले, वो भविष्य में कहीं सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कहीं पर अगर वजीफ़ा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाली जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में भी इस पैन नंबर का उपयोग ज़्यादातर किया जाएगा। या कोई छात्र एक विद्यालय छोड़कर जब दूसरे विद्यालय में जाता है तो उस समय भी उस बच्चे को इस पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे सरकार ने ये भी कहा है कि अब विद्यालय को हाथ से भरी हुई टीसी नहीं देनी है। अब विद्यालय को अपने यूडाइज पोर्टल पर एक टीसी का फॉर्मेट है, वो ऑटो जनरेटेड होता है। जब आप बच्चे के डिटेल को ओपन करेंगे और उस पर उसे क्लिक करेंगे तो वहीं से टीसी निकल कर बाहर आएगी। तो टीसी पर पहले से ही क्या लिखा हुआ होगा, पैन नंबर लिखा होगा। और इस पैन नंबर का उपयोग बच्चा अपने भविष्य में जहाँ से जहाँ तक वो पढ़ रहा है, शून्य से लेकर उसने पढ़ाई शुरू करी और अंत जहाँ तक वो पढ़ा, वहाँ तक उस बच्चे को उस पैन नंबर की आवश्यकता होगी। पैन नंबर एक छात्र का एक ही होगा। वो किसी भी विद्यालय में जाए, उस बच्चे का केवल एक ही नंबर होगा। वो अलग अलग विद्यालय में बदलेगा नहीं। यदि बच्चा एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जा रहा है, तब भी सरकार के पास सारा डेटा उपलब्ध होगा कि कौन सा बच्चा किस राज्य से किस राज्य में ट्रांसफ़र हुआ है, किस जिले से किस जिले में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो किसके द्वारा मिलेगी, पैन नंबर के द्वारा मिलेगी। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ कुछ समय के लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इस पैन नंबर का यूज विद्यालय या छात्र किस तरह से कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई छात्र है जिसका नाम है राहुल, जो किसी विद्यालय ए में पढ़ता है। अब ये बच्चा यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ये 5th क्लास में है छात्र। कोई विद्यालय है ए, कोई ए स्कूल है। इस स्कूल में ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में पढ़ रहा है। अब ये बच्चा इस ए स्कूल को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय जैसे बी स्कूल में गया, किसी दूसरे विद्यालय में ये बच्चा पहुंच गया। या तो इस बच्चे की खुद की ही इच्छा है कि अब वो ये विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में चला जाए, या उनके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनका ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण हो गया किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। चूँकि आजकल बहुत सारी सरकारी नौकरियां, बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं या व्यापार भी ऐसे हैं जिसमें एक अभिभावक एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। एक बार आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं अपनी बात को फिर से शुरू करता हूँ कि कोई बच्चा जिसका नाम राहुल है, जो क्लास 5th में पढ़ रहा है ए स्कूल में, और वो किसी कारणवश ट्रांसफ़र की वजह से या खुद की इच्छा से अपना जो विद्यालय है वो बदल रहा है, मतलब ए स्कूल से निकलकर कौन से स्कूल में जा रहा है, बी स्कूल में जा रहा है। तो राहुल को जो आवश्यकता है वो किस चीज़ की है? राहुल को आवश्यकता है एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, टीसी की आवश्यकता है।
जो राहुल को कहाँ से लेनी है, ए स्कूल से लेनी है, पहले विद्यालय से लेनी है। और जब राहुल अपने विद्यालय छोड़कर कौन से स्कूल में जाएगा, बी स्कूल में जाएगा, तो ये टीसी उसको लेकर कौन से स्कूल में जानी होगी, दूसरे स्कूल में जानी होगी, बी स्कूल में जानी होगी। पहले से ही यही है, आपके हमारे समय पर भी जब ये एडमिशन विद्यालय में हुआ करते थे तो नए विद्यालय में जाने के लिए बच्चे को, छात्र को एक टीसी की आवश्यकता होती है। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हिंदी का बहुत टिपिकल वर्ड है। और किसी विद्यालय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं। तो राहुल जब एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको टीसी की आवश्यकता है। ये व्यवस्था लगभग पहले से ही चल रही है, परंतु यूडाइज पोर्टल और पेन नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, अब वो आवश्यक हो गया है कि जो टीसी का आपका फॉर्मेट है, उस टीसी के फॉर्मेट पर कहीं पर भी ये पेन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन किसी अन्य विद्यालय में नहीं हो पाएगा। और अगर किसी कारणवश कोई विद्यालय आपके बच्चे का एडमिशन बिना पेन नंबर के ले रहा है तो निश्चित है कि भविष्य में समस्या ज़रूर आएगी। आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। तो जब भी अपने बच्चे को किसी विद्यालय से निकालकर आप किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन कराने ले जा रहे हैं तो उसका पेन नंबर उस टीसी पर जरूर लिखवा लें। ये आजकल सरकार के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। और यदि टीसी पर पेन नंबर नहीं है तो मेरे संज्ञान में है, आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी छात्र हैं उनका एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारी विद्यालय ने साफ साफ कह दिया है कि यदि बच्चे के पास पेन नंबर नहीं है तो हम लोग उस छात्र का एडमिशन नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो बच्चे को, इस राहुल को जब अपना एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना है तो उसको टीसी की आवश्यकता है और टीसी पर उसका पेन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। आप फिर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, है ना। नोट कर सकते हैं आप, चाहे कोई भी छात्र है। यहाँ एक टेक्निकल चीज़ ये भी है कि जब ये ए स्कूल इस बच्चे को, राहुल को, उसकी टीसी देगा, कैसे, उसका पेन नंबर लिखकर, तो विद्यालय को इस ए स्कूल को अपने सिस्टम से इस राहुल को लीव करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट करना पड़ेगा, इस बच्चे को अपने सिस्टम से हटाना पड़ेगा। अगर इस स्कूल ने इस राहुल नाम के छात्र को अपने सिस्टम से नहीं हटाया तो ये बच्चा इस बी स्कूल के सिस्टम में एंटर नहीं हो पाएगा। पेन नंबर की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, तो संभव है कि एक वीडियो में ये ना आ सके। इस पेन नंबर से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ों को मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में इन सब चीज़ों को बताना संभव नहीं हो पाता है। तो अगली वीडियो जो मेरी होगी वो पर्टिकुलर पेन नंबर के लिए होगी। और पेन नंबर के साथ साथ सरकार की एक व्यवस्था और मार्केट में आई है, जिसको सरकार लगातार सभी विद्यालयों में लागू कराने के लिए तैयार है। कुछ स्कूल में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, नवोदय विद्यालय और कुछ सरकारी विद्यालय, जहाँ पर इस अपार नाम की आईडी का उपयोग भी किया जा रहा है। तो अपनी अगली वीडियो में मैं पेन नंबर और अपार नंबर इन दोनों के विषय में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर मेरी वीडियो, ये आज की जानकारी अच्छी लगी है तो आप एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में और आपको कौन सी जानकारी अधूरी लगी है या और कौन सी जानकारी चाहिए। किसी चीज़ पर अगर डाउट है तो वो एक कमेंट सेक्शन में छोटी सी बातों को लिख कर कमेंट कर कर आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से उसे बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।